हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि कुछ प्रोमिनेंट कॉजेस क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के। वाटर पोल्यूशन का डिटेल तरीके से इंट्रोडक्शन हमने जान लिया था और ये भी जान लिया था कि पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के। अब हम इस लेक्चर के अंदर बात करते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले राइटर आपको बता रहा है सीवेज वाटर। सीवेज वाटर का यानी कि गटर का पानी। तो सीवेज वाटर जो है और ये गटर का पानी या गटर में जाने वाला पानी कहाँ से आता है? मेजरली तो घरों से या फिर दूसरे इस्टेब्लिशमेंट से। हर जगह पर जहाँ पर भी वॉशरूम्स और टॉयलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, गंदा पानी नालियों के रास्ते जहाँ जहाँ पर जाता है गटरों में, वो हो जाएगा एक हमारा सीवेज वाटर। तो सीवेज वाटर में क्या मिला होता है? इट कंटेन्स ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, फूड रेसिड्यूज, क्लीनिंग एजेंट्स, जैसे अपन ने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए और उसके बाद जो उसका पाइप होता है पीछे से नाली से कनेक्टेड रहता है, तो वो जो साबुन वाला जो झाग होता है, जो भी अपन सर्फ या टाइड जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो उसके अंदर चला जाता है। और इसी के साथ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट में डिटर्जेंट वन ऑफ द क्लीनिंग एजेंट होता है, लेकिन इसके साथ जैसे कई लोग सफ़ेद कपड़ों के लिए उजाला यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर सर्दियों के कपड़ों के लिए एक इजी होता है, ठीक है, वो यूज़ करा जाता है। ये सब कुछ क्लीनिंग एजेंट में आ जाता है। ओके, उसके बाद डोमेस्टिक और हॉस्पिटल सीवेज जो है घरों से निकल रहा है या स्पेशली हॉस्पिटल से अगर जो निकल रहा है, इट कंटेन्स मैनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में जो भी कचरा कूड़ा कबाड़ जो यहाँ से होता है, वो बड़ी सारी बॉडीज, ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बॉडीज, जिनका ट्रीटमेंट हो रखा हो, उनसे कनेक्टेड वेरियस जो टूल्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे बना हुआ वेस्ट होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, एक्सपायरी मेडिसिन भी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी, मतलब हॉस्पिटल में जो भी, मतलब जितना भी नाम लो आप उतना, मतलब वो सब चीज़ें, जैसे मतलब मान लो ब्लड टेस्ट के लिए आपको एक चीज़ पता हो कि एक ना ऐसी एक सुई होती है, बहुत पतली सी नीडल होती है, जो कि आपकी फिंगर पर मारी जाती है। उसके बाद आपने जनरली देखा होगा, अगर आपका ब्लड टाइप पता लगाना है खून देने से पहले, तो एक ब्लड टेस्ट हल्का सा फास्ट तरीके से होता है। दो स्क्वायर शेप में शीशे रखे होते हैं बहुत पहले से, देखिए, इसके ऊपर इस ब्लड को डाला जाता है। ये जो छोटा सा स्क्वायर शेप का शीशा इसके ऊपर डाला गया, बीच से इसको ढक दिया गया। जैसी मशीन में जाकर आपका, अब ये काम टेक्नोलॉजिकली ऑटोमेटिक तरीके से फास्ट होने लगा है, विद इन फ्यू मिनट्स रिजल्ट आ जाते हैं कि आपका ब्लड टाइप क्या है, ठीक है, और भी रिपोर्ट्स उसके साथ जुड़ी हुई आ जाती है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, ठीक है, या उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना है, बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, अब इसको हमें डिस्पोज ऑफ करना है, तो नर्स ने बगल में क्या करा, जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूँ, नर्स ने क्या करा, जो बगल में डस्टबिन पड़ा हुआ है उसके अंदर इसको डाल दिया। अब हॉस्पिटल के लिए मयूर कोई अलग से
सरकार ने कूड़े वाली गाड़ियां तो निर्धारित करनी रखी होती है हमारे देश में, राइट? कि हॉस्पिटल का कचरा लेकर जाएंगे, हॉस्पिटल की कूड़े वाली गाड़ी है ना? नहीं, मैं जनरली वैसे कह रहा हूँ, अगर आप छोटे क्लिनिक्स की बात करो, गली मोहल्ले में जितनी बात करो, ये ब्लड टेस्ट की अगर बात करो, ये तो गली गली घर घर होते हैं, है ना? अब जैसे मान लो कि आपने सुबह ही अपने घर पे कोई बुला रखा है बंदा जो ब्लड टेस्ट करने आया, और वो ऐसी कोई चीज़ जो है, इंजेक्शन है, कुछ भी है, आपको वहीं पर वो छोड़ गया, तो आप तो उसको डस्टबिन में फेंक दोगे। मैं वही कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई सेपरेट है, कोई ऐसी गाड़ी तो नहीं होती ना। और अगर होती है तो कितनी चल रही है ऐसी, बताओ। अब इसी डस्टबिन के अंदर कुछ एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं, कुछ सिरप्स हो सकते हैं, ठीक है? कुल मिलाकर अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इनके अंदर होते हैं। जब ये पानी में जाते हैं और सारे के सारे ये इंग्रेडिएंट मिक्स होकर, स्पेशली मैं हॉस्पिटल वेस्ट की बात कर रहा हूं, अगर ऐसी ये सब चीज़ें किसी गटर में पानी में गई, और दिल्ली में जैसे एक चीज़ चलती है, दिल्ली एनसीआर में दिल्ली वालों को किसी स्वच्छ नदी का पानी पीने के लिए नहीं मिलता, जैसे जनरली बाकी शहर और बाकी राज्यों के साथ होता है। यहां पर गटर के पानी को ही दिल्ली हो गया, गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, इन सारी जगह पर जो भी हमारे टॉयलेट से, वॉशरूम से गया हुआ जो पानी होता है, सीवेज वाटर, गटर का पानी, उसी को क्लीन करते हुए बहुत सारा क्लोरीन डालते हुए और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में डालते हुए वो साफ होकर फिल्टर होकर घरों में आता है, अनटिल एंड अनलेस किसी ने बोरिंग वाली मोटर ना लगवा रखी हो। ठीक है? अब इसके अंदर अगर ये जो हॉस्पिटल वेस्ट जैसी चीज है, अगर कल को ऐसी जगहों पर ये जो है गटर का ही पानी जो है ट्रीटेड होकर, उसका ट्रीटमेंट होकर वो आ रहा है पीने के लिए, स्वच्छ साफ पानी बनाया जा रहा है, उसको एटलीस्ट स्वच्छ साफ पानी बनाने का एक रूप दिया जा रहा है, लेकिन अगर ये अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर उस प्रक्रिया में जब पानी को साफ करा जा रहा है, अगर वो फिल्टर आउट नहीं होते हैं, तो दे कैन एंटर ह्यूमन बॉडी, और बड़ी सारी गंभीर बीमारियां जो है वो इंसानों को पहुंचा सकते हैं। इसलिए बचपन से बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की दिक्कत होना शहर में आम बात होती है। जैसे स्कूल एज चिल्ड्रन जो हैं, एग्जाम्पल के लिए 7th क्लास का है, कोई 9th क्लास का, 10th क्लास का, इनके बचपन से ही सफेद बाल हो जाना, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक होना, हल्का सा पानी पी लिया तो स्टमक, बाहर का पानी पी लिया मतलब अपने घर का आरओ का पानी नहीं पिया, या उसको छोड़ के बाहर का कोई भी पानी पिया है, रेगुलर कहीं पर वाटर जो मिल रहा था वो वाला पानी पी लिया, या फिर गोलगप्पे का पानी पी लिया, तो स्टमक या फिर थ्रोट इन्फेक्शन होना, ऐसे शहर में रहने वाले बच्चों का, या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं उनके लिए आम बात हो जाती है। ठीक है? ये चीज समझ में आई यहां पर इतनी? कोई दिक्कत कि ये वेस्ट वाटर में क्या होता है, या फिर इससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, बताओ। इस पूरे गटर के पानी में सबसे खतरनाक पदार्थ अगर कोई मिलाए जा सकते हैं, सबसे खतरनाक खतरनाक इंग्रेडिएंट्स अगर कोई मिलाए जा सकते हैं, तो वो है हॉस्पिटल का कूड़ा कचरा कबाड़ कबाड़, जो कि जनरली दवाइयाँ, एक्सपायर्ड दवाइयाँ, सिरप्स, एक्सपायर्ड सिरप्स, इंजेक्शंस, बायोमेडिकल वेस्ट, कुछ टूल्स, कुछ इक्विपमेंट्स, सिरिंजेस, इन सब में हो सकता है। ठीक है? अब पानी जो होता है उसका
सिंबल क्या होता है? केमिस्ट्री में हम पानी का सिंबल क्या यूज करते हैं? H2O। ठीक है, यानी कि पानी के अंदर जिस प्रकार से, आम भाषा में मैं सबको समझा रहा हूं, जिस प्रकार से हवा में ऑक्सीजन है, क्या उसी प्रकार से पानी में भी ऑक्सीजन है क्या? ठीक है, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो फ्री फ्लोटिंग ऑक्सीजन होती है, इन द फॉर्म ऑफ, जो हमें देखने को, मतलब देखने को नहीं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ, जो घुले हैं हवा के साथ, इन द फॉर्म ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, राइट? वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, अब वो पानी के अंदर है, तो आप उसको क्या कहोगे? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में अपन लोगों ने, श्रेया याद है, वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स के जो इनिशियल चैप्टर्स थे उसके अंदर कवर करा था कंसेप्ट, कि कैसे एल्गल ब्लूम और वो सब होने की वजह से इसकी मात्रा गिर सकती है, याद है? यहां पर हम इसको वाटर पोल्यूशन की फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं। अगेन वो वाले कंसेप्ट यहां पर भी रेलिवेंस होल्ड करते हैं, लाइक एल्गल ब्लूम हो गया, ठीक है, या फिर यूट्रोफिकेशन हो गया। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा पानी के अंदर बढ़ना या कम होना, पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी मरीन लाइफ होती है नन्या, उसके सर्वाइवल के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इसका होना या ना होना, राइट? पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी निचोड़ ली जाए, समाप्त कर दी जाए, ऐसा हर केस में तो नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं काफी हद तक कि वो जो पानी की सतह है, एक दिन के बाद वो अपना लिक्विड सरफेस खोकर सॉलिड सरफेस के अंदर तब्दील कर जाएगी अपने आप को। एग्री करते हो सब लोग इस बात से? अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो इस बात की मैं क्या बोल रहा हूं। पानी के अंदर से ऑक्सीजन की मात्रा खींच ली गई, वो पानी सड़ सड़ कर जो है रह रहा है बड़े टाइम से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से। एल्गे एंड फंगस की एक लेयर उसके ऊपर बिछ जाएगी, शाइनी, पानी के ऊपर। धीरे धीरे करते हुए, अगर हम नॉर्मल अपनी आंखों से देखते हुए अगर हम बात करें, जो हमें सामने जो चीज नजर आएगी वो कुछ घासें, कुछ फूल पत्तियां उसके ऊपर ग्रो करेंगी, है ना? बहुत सारे सालों में ये होगा कि वो जो घास फूल पत्तियां हैं आगे नीचे पेनिट्रेट करेंगी, और एक पानी जो है इवेपोरेशन के थ्रू, ऑक्सीजन तो उसके अंदर रहा नहीं, मरी लाइफ तो कोई सर्वाइव कर नहीं रही है, और वो कोई फ्लोइंग वाटर बॉडी भी नहीं थी, एक जगह जमा हुआ तालाब या पॉन्ड था। जब इस प्रकार की पूरी ग्रीनरी इन द फॉर्म ऑफ एल्गे, फंगस, लीव्स, ग्रास बिछ जाएगा उसके ऊपर पूरा का पूरा, तो क्या वो एक पार्क के मैदान की तरह नजर नहीं आएगा? बताओ। है ना? और वो हो सकता है ना कि वो जो पानी वाली जगह इतने सालों से थी, कुछ सालों के बाद ये वाली जगह एक बॉगमायर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एग्री करते हो? बॉगमायर समझते हो क्या होता है? दलदल। अनन्या पता है दलदल क्या होता है ना? अरे यार, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, इट डिक्रीजेस, ये इधर इन्होंने जोड़ दिया गलती से, इट डिक्रीजेस डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर। अगर पानी के अंदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो मिला हुआ है, वो घुला हुआ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट जो पानी का है वो गिर जाएगा। आप लोग क्या एग्री करते हो? डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट की मात्रा पानी के अंदर कम हो तो अच्छा है या ज्यादा हो तो अच्छा है, या कैसे भी हो चलेगा? ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। वाटर जिसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो, इट मे बी कंसिडर्ड एज कंटेमिनेटेड, ठीक है। और जिसमें 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो,
दैट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट जो है वाटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मरीन ऑर्गेनिजम्स, पानी में रह रहे जीव जंतुओं के सर्वाइवल के लिए। ठीक है। पानी अगर क्रिस्टल क्लियर तरीके का है, ठीक है, पानी में अगर आप आंख खोलने के बाद इधर उधर थोड़ा देख पा रहे हो, एक ऊपर की लेयर पे ही, शैलो लेयर पे ही, जहां पर सनलाइट पेनिट्रेशन भी होती है, तो ऐसा समझ जाओ कि वहां पर डिजॉल्व ऑक्सीजन अच्छी खासी मात्रा के अंदर मिला हुआ है। ठीक है। और वही जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट अगर पानी से गायब होने लगे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मरीन लाइफ है वो प्रभावित हो जाएगी। पानी का जो पानी का जो टेक्सचर है, जो कलर है, वो बदलना शुरू हो जाएगा। और जो पानी अभी तक इतना क्रिस्टल क्लियर होता है वो नहीं रहेगा। पानी अस्वच्छ हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन को खा रहा है, खा चुका है। और उसकी वजह से एल्गल ब्लूम भी हो सकता है। लाइक दिस, इस प्रकार की काई जमना। अब ऑक्सीजन की मात्रा है यहां पर ऐसे पानी के अंदर, बताओ अच्छी खासी डिजोल्व ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। और जीव जंतुओं के साथ क्या होगा जो कि पानी में, वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जीव जंतु मर रहे हैं, कोने से लाकर इनको कलेक्ट करके ये खाने लायक है ये फिश ऐसे पानी की? क्यों? वो कंटेमिनेटेड वाटर में थी इतने टाइम से, तो हो सकता है अब जो उसकी मौत हुई है वो किसी न किसी ऐसे पदार्थ की वजह से हुई है जो कि उसकी बॉडी को, उसके एनवायरमेंट को सूट नहीं कर रहे थे। वो सारी चीजें उसकी बॉडी के अंदर हैं, उसलिए उसकी मौत हुई है ना। अगर आप उसको खाओगे तो वो एलिमेंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। और ये चीज जो है एक पूरी की पूरी फूड चेन को भी खराब कर सकता है, एक्वेटिक फूड चेन को। जहां पर किसी एक स्पीशी या फिर दो तीन स्पीशीज के पास कुछ खाने को बचेगा नहीं, और अल्टीमेटली जब उनका फूड सुनिश्चित नहीं हो पाएगा जो अभी तक इस तालाब या इस पॉन्ड से हो रहा था एल्गल ब्लूम होने से पहले, अब वो भी लुप्त होना, वो भी मरना शुरू हो जाएंगी वो स्पीशीज। लाइक वो कौन होता है श्रेया, जो पानी पे खड़े होकर लंबी सी चोंच मार के मछलियां पकड़ते हैं, स्टॉक क्रेन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं हम लोग, बगुला जो होता है। हाँ हाँ, उसको एक और नाम होता है ना, स्टॉक, सैरस क्रेन। हाँ ये भी ले सकते हैं। हाँ, सैरस क्रेन का थोपड़ा देख लूँ पहले मैं, यही है। नहीं ये भी तो होते हैं ना जो मछली एक टाइम पे पकड़ के जो वो करते हैं, है ना, ईटिंग फिश। हम्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो बड़े सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा पानी के अंदर। एक, सरफेस टर्बुलेंस। श्रेया याद है वेटलैंड वाले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था, जो पानी का जो सरफेस होता है वो जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओपेक कब होना शुरू हो जाएगा? जब घुली हुई मिट्टी, है ना, ज्यादा मिलना उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। वो भी चीज अच्छी नहीं होती है ऑक्सीजन के लिए, डिजोल्व ऑक्सीजन के लिए। राइट, याद आया? क्या कह रहे हो?
टर्बिडिटी बढ़ जाती है और सनलाइट के अच्छे से पेनिट्रेट कर सकेगी वहां पर। और सबसे टॉप लेयर पर जो एक्वेटिक प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बायोलॉजिकली? सबसे बेसिक उनकी शुरुआत कहां से होती है? शाबाश, फाइटोप्लैंक्टन। तो ये सरफेस टर्बुलेंस जब होगा और फाइटोप्लैंक्टन ही नहीं होंगे तो वहीं से तो एक एक्वेटिक लाइफ की फूड चेन की शुरुआत होती है, राइट? उसके बाद फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, ये भी किसकी हो रही है? फाइटोप्लैंक्टन्स। मरीन एनवायरनमेंट के अंदर कुछ पेड़ पौधे होते हैं कि नहीं होते, कुछ ग्रासेस होती है कि नहीं होती है ना? वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है अगर बिल्कुल ही पूरी तरीके से अगर मिट जाए तो ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी सफर कर सकती है, बिल्कुल। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के लिए अगर मैं इसकी बात करूं, अपना मैनग्रोव्स, सरफेस टर्बुलेंस मतलब क्या हो गया? जो पानी का जो सरफेस है, मान लो किसी भी फॉर्म में इसको मान लो, ये जो है ना, यहां पर अभी तक डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है? और यहां पर बड़े सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, जैसे इस इमेज के अंदर मैनग्रोव्स ग्रो कर रहे हैं। एकदम से अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए या एल्गल ब्लूम हो जाए तो ये सब सर्वाइव कर सकेंगे क्या, जो यहां पर जो है? नहीं। अब एक चीज के ऊपर आप एग्री करोगे आप सब लोग, अगर आप लोगों ने वेटलैंड्स वाले चैप्टर्स को अच्छे से समझा था। देखो शाइनी, लॉजिक ये बोलता है कि मैनग्रोव्स एक स्पेशल प्रकार के पेड़ है, आसान भाषा में अगर हम लोग बोले, जो कि श्रेया सैलिनिटी को अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं, खारे पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इतना समझते हो सब लोग, है ना? स्पेशल प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो कि खारे पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। 99% जो प्लांट्स की स्पीशीज है वो खारे पानी में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। एग्री करते हो, है ना? ये सेक्रेड है, सब कुछ है, हम ये सब बाकी बातें जानते हैं। लेकिन फिर भी मुझे बताओ, जो सैलिनिटी वाला जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं होता वैसे तो। मैनग्रोव्स कैसे भी करके यहां पर सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर, इस सेलिन वाटर के अंदर क्या डिसॉल्व ऑक्सीजन है या नहीं है? हाँ या ना? है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं एल्गल ब्लूम ला दूं और डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को गिरा दूं, तब भी क्या गारंटी ले सकते हो श्रेया के मैंग्रोव सर्वाइव कर सकेंगे? ये नहीं ना। तो यानी कि कुल मिलाकर हम ये जान गए हैं कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का एक रिक्वायर्ड लेवल पर होना वो सही है, वो जरूरी भी है। सही क्या, वो जरूरी भी है। लाइक 8 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम वो गिर रहा है तो कंटेमिनेटेड वाटर हो जाएगा। 4 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे अगर गिर रहा है तो वो हाईली पॉल्यूटेड हो जाएगा। इन दोनों ही तरीके के वाटर इन्वायरमेंट के अंदर क्या प्लांट स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं, क्या वो सर्वाइव कर सकती हैं? और एक्वेटिक मरीन स्पीशीज वो भी नहीं कर सकती, ठीक है? तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो गया। फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय ऑर्गेनिजम्स। मरीन ऑर्गेनिजम्स क्या ऑक्सीजन जो होता है पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन उसको इनटेक करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए कि नहीं? फिश जो है पानी से ऑक्सीजन को खींचती है कि नहीं, बताओ? थ्रू थ्रू इट्स ऑर्गन नोन एज गिल्स। और वो कैसे लेती है ऑक्सीजन को? वाटर के मॉलिक्यूल्स से खींच कर, निकाल कर, राइट? उसके बाद ये सब याद रखना, ये हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा पानी के अंदर ज्यादा होगी कम होगी, इसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो सरफेस टर्बुलेंस ये डिटरमाइन कर सकता है। अगर सरफेस टर्बुलेंस नहीं है अनन्या, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है पानी के अंदर वो इंटैक्ट रहेगी, है ना? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अगर ज्यादा हो रही है या फिर सरफेस टर्बुलेंस की वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी सफर कर सकती है, ठीक है? प्लांट्स मेजरली जो हैं अगर अच्छे से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को कैरी आउट कर पा रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, तो वो उस पानी के अंदर क्या रिलीज करेंगे?
O2 ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन बन जाएगा वो। लेकिन उसके लिए एक्वेटिक प्लांट्स का होना भी तो जरूरी है कि नहीं है, हाँ या ना? सरफेस टर्बुलेंस अगर होगा तो प्लांट्स का सर्वाइवल सुनिश्चित हो सकता है क्या? नहीं। उसकी वजह से फिर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कैरी आउट हो पाएगी? डिजोल्व ऑक्सीजन आ पाएगा पानी के अंदर? बिल्कुल नहीं। एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। अब मान लो कि एक पर्टिकुलर तालाब में, वाटर बॉडी में, मछली जो है उनकी जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली मर रही है। ऑटोमेटिकली नेचुरल डेथ जो है वो हो रही है उनकी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पानी के अंदर कोई चीज मिक्स थी तो उनकी डेथ हो गई है। ऑटोमेटिक तरीके से ये मछली अपनी नेचुरल डेथ मर रही है। ठीक है। अब अगर इनकी जो डेड बॉडी है, क्या पानी में ये फ्रीली फ्लोट करती रहे, वो ज्यादा बेटर है, या फिर मरने के बाद इनको कोई खा ले, एक बिगर फिश खा ले इनको, वो ज्यादा बेटर है? बताओ। डेड बॉडी इनकी फ्लोट होती रहे वो ज्यादा बेटर है, या फिर इनको कोई बिगर फिश इनकी बॉडीज को खा ले वो ज्यादा बेटर है, हाँ या ना? मतलब ये को हाँ या ना नहीं, मतलब कौन सा केस बेटर है? खा ले तो बेटर है ना, क्योंकि है ना, बिगर फिश खा ले तो। क्योंकि अगर ऐसी मछलियों की डेड बॉडीज अगर पानी में तैरती रहेगी, घूमती रहेगी, कुछ टाइम के लिए तो उनकी बॉडी फूलेगी। उसके बाद फूलने के बाद फिर वो फटेगी। वो मांस और इनकी बॉडी के मांस का जो टुकड़ा है वो इधर से उधर फैलेगा। वो अल्टीमेटली इस पानी को टॉक्सिक बनाएगा, जहरीला बनाएगा। क्योंकि अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, अब वो डेड बॉडी जो कि यहां पर तैर रही है। राइट। डेड बॉडीज की प्रेजेंस जो है, मरीन ऑर्गेनिजम्स अगर मरने लगे और उनको कोई साफ ना करे पानी के अंदर, यानी कि कोई खाए ना, उनकी डेड बॉडीज पे डेड बॉडीज इकट्ठी होती रहे, डिजोल्व ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी कि कम होगी पानी के अंदर? कम होगी। तो हायर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट, इट इंक्रीज द रेट्स ऑफ डिकम्पोजिशन एंड O2 कंजम्पशन, thereby thereby decreasing the dissolved oxygen content of water। अगर वेस्ट ज्यादा है, इसकी वजह से डीकम्पोजिशन का रेट बढ़ेगा और O2 कंजम्पशन बढ़ेगा। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जब गायब ही हो रहा है डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया में, वो क्रिएट कहीं से हो नहीं रहा, यूटिलाइज होता जा रहा है। इसकी वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन जो कंटेंट है पानी का वो कम होगा। हाँ नन्या, क्या कह रहे हो? वो तो और भी फिर खतरनाक बात है। वो भी मर जाएंगी, हाँ। बिल्कुल। इस केस में मतलब देखो, अगर वो वैसी वाटर बॉडी है ना कि जहां पर बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, तब तो हम अनन्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लाइक ऑयल स्पिल के जब इवेंट होते हैं ना बड़े बड़े समुद्रों में, हमें उनको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। यस, देर आर सम टूल्स, देर इज सम टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से वो जो ऊपर ऊपर सतह पर जो तेल तैल रहा होता है उसको हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप भी जानते हो, पानी और तेल के मिलन को वो भी बीच समुद्र में जाकर पूरी तरीके से अलग करना ये संभव नहीं हो पाता है ना। उस टाइम पर हम एक वार्निंग इशू कर देते हैं, सी कोस्ट के किनारे रह रहे लोग कृपया थोड़े दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक फिश फूड को कंज्यूम ना करें। क्योंकि हो सकता है ऑयल स्पिल इवेंट की वजह से हो रही फिश की मौतों, जो मौत हुई है, उसको किसी बिगर फिश ने खाया हो, और वो अगर आप कंज्यूम कर लो तो हमें नहीं पता फिर आपकी बॉडी के अंदर क्या हलचल हो जाए। राइट। एक तो ये हो गया। अगर वो छोटा पॉन्ड है, छोटे पॉन्ड का केस आप सब लोगों को मैं बता चुका हूं। श्रेया, शाइनी, वो भिंड का केस सुना आपने, है ना? कुणाल जानते हो, गौरी नदी के आसपास जो केस हुआ था कुछ साल पहले,
क्या हुआ था, अनन्या जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जो कि मेरा होम टाउन है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक ना मंदिर जो है लाइन से बने हुए हैं, ठीक है, बीचों बीच में एक तालाब है बहुत बड़ा, तो वो गौरी माँ की लेक कही कही जाती है। तो उधर मछलियाँ कुछ सालों में ऑटोमेटिकली मतलब फ्लरिश कर रही थी, बहुत मतलब लाखों करोड़ों की तादाद में मछलियाँ थी। लोग ब्रेड खरीदते थे और उन मछलियों को खिलाते थे। सडनली उस पानी में एल्गल ब्लूम हो गया, और 3 रातों के अंदर अंदर इतनी मछलियां मरी थी कि कम से कम अनन्या 7 से 8 ट्रक आए थे पूरे के पूरे। और ट्रक जो जनरली वो बड़े वाले जो लार्ज साइज के जो ट्रक होते हैं, और वो भर भर के मछलियों को लेकर जा रहे थे। इतनी मछलियां मरी थी उस पानी के अंदर। अब वहां पर क्या है, मछलियां हैं लेकिन कुनाल ऑलमोस्ट ना के बराबर है ना, ऑलमोस्ट ना के बराबर। और किनारे पर अगर जाओगे तो मरी पड़ी रहती हैं। अब वहां पर सॉल्यूशन अनन्या क्या निकल कर आ सकता है, प्रशासन ने एक बात कही थी, लेकिन मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एक बात बोली गई थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कान बह रहे थे उस टाइम पर, कि पूरे के पूरे तालाब के पानी को निकलवाया जाए, इसकी क्लीनिंग करी जाए इस तालाब की, और उसके बाद फ्रेश पानी इन्फ्यूज कराया जाए। लेकिन ये कुणाल हम भी जानते हैं कि वो इजी टास्क नहीं हो सकता, है ना। कहने को वो सिर्फ एक पॉन्ड है, लेकिन वो बहुत बड़ा है ना। फिर इतना पानी बाहर निकालना, मैन पावर, पानी आएगा कहाँ से, और उसके लिए कुरान हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की ग्राउंड वाटर की हालत कैसी है, वो वहीं से आएगा। बारिश से भरने का वेट करेंगे तो फिर सैकड़ों साल लग जाने हैं। तो अनन्य इसके पीछे एक आंसर जो है ना, वो इस बात के ऊपर निकलता है कि वाटर बॉडी का साइज कितना बड़ा था जब ऐसी कोई प्रक्रिया या फिर ऐसी कोई घटना हुई थी, इवेंट हुआ था। ठीक है, आप सब लोगों को समझ में आया अनन्या का क्वेश्चन और मेरा आंसर? कोई डाउट? ठीक है, अनन्या क्लियर हो गया ना सब कुछ, क्या और कुछ पूछना है बताओ? ठीक है, ये रियल केस है जो मैंने आपको बताया, भिंड डिस्ट्रिक्ट का मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन अगर ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक मेजरमेंट के तौर पर एक टर्म्स में मेजर करते हैं। इसका पैरामीटर इसको मेजर करने का, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कंफ्यूज मत हो ना, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ये देखो यहां पर अगर आप देखोगे, दिस इज बायोलॉजिकल एंड दिस इज बायोकेमिकल। ठीक है, हॉस्पिटल से कुछ कुछ निकला हुआ वेस्ट क्या हम मयूर ऑर्गेनिक वेस्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं? बताओ श्रेया। कुछ कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल मतलब बिल्कुल टोटली टोटली रिजेक्ट कर रहे हो। हाँ, ऑर्गेनिक वेस्ट का जरा मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा एक ऑर्गेनिक वेस्ट होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना। हॉस्पिटल से सिर्फ क्या डस्टबिन वाला कूड़ा ही बाहर जाएगा? वहां लोग वॉशरूम नहीं जा रहे हैं। मैं तो एक जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा था। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया इन डीकंपोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। यानी कि देखो, ये फिश की डेड बॉडीज थी, एक्वेटिक मरीन ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज के ऊपर फीड करने के लिए जो कुछ अन्य अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अदर मरीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनको ना पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होता है इन डेड बॉडीज के ऊपर फीड करने के लिए। इतना कंसेप्ट समझ में आया? पहले बताओ, ये स्टेप समझे
पूरा का पूरा। हम्म। अगर मैं ये कह दूं श्रेया कि डीकॉम्पोजिशन का जो रेट है, डीकॉम्पोजिशन समझ रहे हो, डेड बॉडीज के ऊपर फीड करना है ना, अगर डीकॉम्पोजिंग का जो रेट है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये रेट शायनी फास्टर होता चल रहा है, इंक्रीज होता चल रहा है, तो अनन्या क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि डिजोल्व ऑक्सीजन उतनी तेजी से गायब होता जा रहा है पानी के अंदर? इस वाले लास्ट पॉइंट को देखो, यहां पर देखो जरा, जहां पर ये मेरा माउस है। हायर अमाउंट ऑफ वेस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। उतने ज्यादा बैक्टीरिया जल्दी जल्दी उसके ऊपर फीड करेंगे। फीडिंग के दौरान उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए। तो इसकी वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा कि नहीं होगा पानी से? यानी कि अगर हम आसान भाषा के अंदर समझें, पानी के अंदर बैठे हुए जीव जंतु अगर अपना नाश्ता चाय पानी कर रहे हैं किसी और डेड बॉडी के ऊपर फीड करते हुए, जितनी जल्दी जल्दी उनका मुंह चलेगा उतनी जल्दी जल्दी खाना खाते हुए डेड बॉडीज के ऊपर फीड करते, जो कि उनका चाय नाश्ता पानी है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर है, उतनी तेजी से डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा। बताओ। ठीक है। तो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? इट इज अ अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। एक बैक्टीरिया को कितना डीओ चाहिए, कितना डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकंपोज करने के लिए, जो कि वाटर में प्रेजेंट है। इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं? बीओडी को बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को, इट इज एक्सप्रेस इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। हायर वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट्स लो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर। अगर बीओडी जितना हायर लेवल का, हायर वैल्यू का होगा, इसका मतलब डीकंपोजिशन रेट उतना फास्ट है और डिजॉल्व ऑक्सीजन उतनी तेजी से गिर रहा है पानी के अंदर। यानी कि अगर बीओडी हाई है या पानी में डीकंपोजिशन की एक्टिविटी बहुत तेजी से हो रही है, वो पानी की उम्र बढ़ रही है कम हो रही है? पानी की उम्र बढ़ रही है कम। समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूं ये? जिस दिन डिजोल्व ऑक्सीजन उसके अंदर से गया, क्या वो पानी जीव जंतुओं को सपोर्ट कर सकता है? क्या वो पानी स्वच्छ होगा? क्या वो पानी साफ होगा? क्या वो फाइटोप्लैंक्टन को इंकरेज करेगा उनकी ग्रोथ को? बताओ। नहीं ना, बेकार है ना वो पानी। अब क्योंकि जो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इट इज लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, इट इज नॉट अ रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग वाटर पॉल्यूशन। क्योंकि यहां पर जो डीकॉम्पोजिशन है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया वो फीड कर रहे हैं। तो वाटर पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए एक रिलायबल टूल नहीं है, बिकॉज ये बहुत एक नैरो पर्सपेक्टिव से आपको वाटर पॉल्यूशन का एक झलक देता है, ओवरऑल टोटल वाटर पॉल्यूशन नहीं बताता है आपको। 2017 में यूपीएससी ने ये पूछा था आपको क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन ब्लड, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स असे, और असेसिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन हायर एल्टीट्यूड रीजन्स। किसके साथ एसोसिएटेड है? पॉल्यूशन की मात्रा को पानी में रह रहे जीव जंतु के अंदर मेजर करने का एक क्राइटेरिया है। ठीक है। बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल, कौन सा एग्जांपल? ये हाँ, हाँ,
हाँ, वो इसलिए देखो उनको ना ऑक्सीजन चाहिए पानी के अंदर, मतलब अपना खाना खाने के लिए, ठीक है, फीड करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, वो ख़त्म ऐसे हो जाता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, समझने की कोशिश करो ना। ये एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर ना ये O2 के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, ये वाले, कुछ ये वाले और ये वाले। अगर कुछ डेड बॉडीज हैं यहाँ पर फिशेस की, ठीक है, इसको अगर कोई भी जीव जंतु खाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो हम अपने केस में एक स्टारफिश बना लेते हैं। ये स्टारफिश जो है, इन डेड बॉडीज वाले फिशेस को खाने की कोशिश कर रही है, इनको फिर फीड करने की कोशिश कर रही है, या कुछ बैक्टीरिया भी छोटे छोटे जो कि इसकी बॉडी से चिपके होंगे। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में अनन्या ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि ये लोग ना, जो भी ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर फीड कर रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन को यूज़ करते ही करते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन की उनको रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कुल मिलाकर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हम क्योंकि पानी के अंदर रहकर बात कर रहे हैं, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं डीओ। कुल मिलाकर उनको ऑक्सीजन चाहिए इन डीकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पानी में किसी और प्रोसेस से अगर इस स्टारफिश ने इतने O2 उड़ा दिए हैं पानी से, देखना हम O2 को उड़ाते चलते हैं, इस इन दो फिशेस को खाने के लिए मान लो 4 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, इसने 2 उड़ा दिए हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कहीं से फ्रेश ऑक्सीजन जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है, इस पानी के अंदर अगर क्रिएट ना हो या कहीं से आए ना, तो आप कितने मॉलिक्यूल्स रह गए? 2 रह गए ना। कल को तो डेथ अनन्या इस स्टारफिश की भी होनी है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई जो बैक्टीरियाज हैं वो भी फीड करेंगे, राइट। अगर वो फीड करेंगे और फ्रेश ऑक्सीजन यहां पर क्रिएट नहीं हुआ है, वो भी अपनी डीकम्पोजिशन की एक्टिविटी में इसकी डेड बॉडी के ऊपर क्या कहते हैं, स्टारफिश की डेड बॉडी के ऊपर फीड करने के लिए इन 2 मॉलिक्यूल्स को भी उसमें उड़ा देना है। अब कितना बचा इस पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन? कोई भी नहीं बचा, हो गया पानी बेकार बर्बाद। ये क्रिएट होते रहना चाहिए बार बार, और इसको मेंटेन करने के लिए तभी अनन्या हम वो प्रक्रिया अपनाते हैं कि घर में अगर अपने एक्वेरियम हो, उसका टाइम टू टाइम 5 दिन में या हफ्ते भर में या 10 दिन में, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एक्वेरियम, हम उसका पानी चेंज करते रहते हैं। और स्पेशली जब मछलियां मर जाती हैं घरों के एक्वेरियम में, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप उस मछली को निकालकर उसका पानी कुछ घंटों के अंतर्गत चेंज कर दो, पूरे के पूरे एक्वेरियम का। समझ गए अनन्या? आप समझ में आया? ये रूल है कि डीकम्पोजिशन करते वक्त, किसी की डेड बॉडी के ऊपर फीड करते वक्त ऑक्सीजन यूज करेगा एक जीव जंतु जो कि पानी के अंदर रह रहा है, किसी के डेड बॉडी के ऊपर फीड करते हुए। ये रूल है पानी का, ओके। अब हम इस बात से कंसर्न है, बाकी सारी बातें छोड़ो, हम इस बात से कंसर्न होते हैं ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंप्लीट तरीके से इरेडिकेट ना हो। अगर यूज कर भी लिया था स्टारफिश ने 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को इन 2 मछलियों को खाने के लिए, और फ्रेशली क्रिएट पीछे से होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। और जब इस स्टारफिश की डेथ हुई और बैक्टीरिया ने इसके ऊपर फीड करा, डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में बाकी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे वो भी आ, वो भी खत्म हो गए, और ये पूरे का पूरा पानी बर्बाद हो गया। वरना आप खुद सोच के देखो, पानी के अंदर श्रेया, ये प्रोसेस तो शायद कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए था कि एक दूसरे के ऊपर डेड बॉडीज फीड करती चले, वहां पर कुछ ना कुछ जू प्लैंटन या स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तो होते ही होंगे। तो एक एल्गल ब्लूम या पानी के अंदर मछलियों का मरना और मरते ही जाना, ये फिर होता क्यों है? मरीन ऑर्गेनिजम्स भी तो, मतलब एक तरीके से उनकी भी तो चेन होती है, फूड चेन। तो अनन्या ये प्रोसेस चलता क्यों नहीं रहता है?
लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, हम जानते हैं, और वो इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है। अब समझ में आया ना? तो हम बीओडी के इंडिकेटर से मेजर करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन एक बैक्टीरिया को चाहिए इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए जो कि पानी के अंदर मौजूद है। अब वही वाली बात है ना, जैसे वो कह रहा है अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया। यहां पर बैक्टीरिया छोड़ो, स्टारफिश को चाहिए थे 2 मॉलिक्यूल्स हमारे एग्जांपल के लिए, एक मतलब मन गढ़त हमने एक एग्जांपल बनाया, उसमें 2 चाहिए थे, लेकिन बैक्टीरिया को 4 चाहिए थे, वो 2 ही कंज्यूम कर पाए। अब बैक्टीरिया इनके ऊपर फीड कर, बैक्टीरिया ना ही इनके ऊपर फीड करने को बचे, प्रॉपर तरीके से फीड भी नहीं कर पाए, वो बैक्टीरिया भी गए, वो स्टारफिश भी गई, और जो 2 मछलियां मरी थी वो भी गई। पूरा बेड़ा गर्क हो गया ऐसे एक्वेटिक इकोसिस्टम का। क्लियर है? अब एक दूसरी चीज होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड स्लाइटली बेटर मोड होता है टू मेजर पॉल्यूशन लोड इन द वाटर। हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में क्या कह रहे थे? क्योंकि बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है, इट इज लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ये पूरे के पूरे वाटर पॉल्यूशन, एक वाटर बॉडी के अंदर कितना पॉल्यूशन हुआ है उसका हम एक बेटर पिक्चर नहीं दे पाता राइटर। लेकिन आपको यहां पर एक दूसरी चीज प्रेजेंट कर रहा है और वो है सीओडी। दिस इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये स्लाइटली बेटर मोड है, इट इज यूज टू मेजर पॉल्यूशन लोड इन द वाटर। सीओडी क्या करता है? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन which is required to oxidize organic and oxidizable inorganic compounds in the water sample. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या पिक्चर हमें रिफ्लेक्ट करता है? पॉइंट इसके अंदर सिर्फ यही है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन। अगर हम इसको कंपेयर करें बीओडी से, यहां पर क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया और इट इज एक्सप्रेस इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। और ये किसमें एक्सप्रेस हो रहा है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन, which is required to oxidize organic and oxidizable inorganic compounds in the water sample। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइज करना ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइज वर्ड से आप क्या समझते हो? ऑक्सीडेशन होना। यहां पर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ा जाएगा, यहां पर भी तोड़ा जाएगा। हम लोग लेकिन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैसे देख रहे हैं? इन पार्ट्स पर मिलियन। जबकि बीओडी में हम कैसे देख रहे थे नन्या? इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर, mgO2 पर लीटर। यहां पर ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से बस वो आपको बता रहा है कि इट इज अ स्लाइटली बेटर, क्योंकि वो खुद भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है इस बात को लेकर राइटर, इसलिए वो आपको यहां पर बोल रहा है इट इज अ स्लाइटली बेटर मोड यूज टू मेजर पॉल्यूशन लोड इन द वाटर। क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन में आपको बिल्कुल एक माइक्रो लेवल से सटीक तरीके से पता लग जाएगा कि पॉल्यूशन अगर वाटर के अंदर है, वाटर पॉल्यूशन जो है, तो वो पार्ट्स पर मिलियन में कितना है, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन विच इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक, फिर चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, एंड ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर सैंपल के अंदर, उनको तोड़ने के लिए कितना जरूरी है। अब दूसरा डिफरेंस क्या आ जाता है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। यहां पर राइटर ने बात करी आपसे, ये बात करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी। जबकि
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में आपको क्या देखने को मिल रहा था? इट इज लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ओनली, क्योंकि यहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं? डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ओनली। जबकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट आप कह लो, या इनऑर्गेनिक वेस्ट ऑल्सो। अब ऊपर वाले केस के अंदर इनका कुछ ब्रेकडाउन हो ही नहीं रहा, इनऑर्गेनिक की कोई बात ही नहीं कर रहा, लेकिन सीओडी में हम लोग ऑर्गेनिक, फिर चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, या फिर ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर सैंपल के अंदर जो मिक्स हो, उनके ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार का जो ब्रेकडाउन होता है उसके लिए हमें ऑक्सीजन तो चाहिए ही है, और यहां पर हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। बस ये डिफरेंस है। ये इनऑर्गेनिक के कंपाउंड को यहां पर शामिल कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि बेटर पिक्चर दे सकता है हमें। बस समझ में आया? इतनी बात पल्ले पड़ गई सबको? हशमा ठकुराइन क्लियर है? अनन्या? हाँ, बीओडी में मैं वही कह रहा हूं, बीओडी में सिर्फ ऑर्गेनिक है। आप पानी के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो नहीं होते ना, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है? बस इतने डिफरेंस है कि वो ऑर्गेनिक को काउंट कर रहा है, उसको देख रहा है कि उसके ब्रेकडाउन के लिए कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए फॉर इट्स ब्रेकडाउन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। और वो कहता है मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड। हाँ, ठीक है? कोई डाउट अनन्या? क्लियर है इतना? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।